नमस्कार। चाइना के स्टॉक मार्केट्स ने और चाइना के मार्केट्स ने वो क्रूशियल डेटा देना बंद कर दिया जिसकी जरूरत होती है स्टॉक मार्केट को और जरूरत होती है इकोनॉमी को। ये डेटा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे है क्योंकि पहली बार पिछले कई सालों में तकरीबन 3 डिकेड्स में पहली बार एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नेगेटिव में गया है। मतलब बाहर चाइना से बाहर इन्वेस्टमेंट ज्यादा जा रही हैं, चाइना में इन्वेस्टमेंट कम आ रही हैं। बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। ये सीरियस सिचुएशन इससे पहले कई कंट्रीज और देख चुके हैं, मेक्सिको ने भी देखी थी और दूसरे कंट्रीज ने देखी थी कि फॉरेन आउटफ्लोज ज्यादा थे, इनफ्लोज कम थे। ऐसे में इकोनॉमी के कोलैप्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। चाइना कोलैप्स होगा कि नहीं ये मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ सूरत हाल बहुत खराब है। इसी बात करने के लिए सुमित जैन साहब, नाम लिखा है कॉफी विद सुमित जैन, कॉफी का शौक भी है इन्हें। वैसे इनका अपना चैनल है कॉफी विद सुमित जैन, उसे जाकर के जरूर देखिएगा। जैन साहब बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। ये एफडीआई जो इनफ्लोज हैं पहली बार 3 दशकों में नेगेटिव में गए हैं। मतलब एफडीआई इनफ्लो नेगेटिव में जा रहे हैं और उसके बाद भी क्या कोई आदमी बोल सकता है कि चाइनीज इकोनॉमी इज रोबस्ट? ओके रोहित भाई, पहली बात यह है कि इसके ऊपर हम लोगों ने पहले भी कई बार शोज किए हैं कि पैसा चाइना से बाहर निकल रहा है। चाइना खुद भी चाहता है कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसके ऊपर अब हमारे कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं है। हमने बहुत चम्मच बाल्टी बना ली, अब काम आ गया है कि अब हम अगले लेवल पर अपनी कंट्री को लेकर जाए। इसलिए इन्होंने यहाँ से जो फॉरेन की कंपनीज यहाँ पर 20-25 साल से काम कर रही थी, उन्हें वापस भेजना भी शुरू कर दिया कि आप जाइए, अब हम आपके लिए ये सामान नहीं बनाएंगे, हमें फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड नहीं बनना है। फाइनली चाइना को समझ आया कि भाई वेस्टर्न वर्ल्ड ने तो हमें बेवकूफ बनाया है। वेस्टर्न वर्ल्ड चाइना में आया, अपनी फैक्ट्रीज लगाई, इनकी लेबर को यूज किया, जो फैक्ट्रीज थी उसमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को लगवाया गया। डेट किसके पास है? चाइनीज लोगों के पास। पैसा किसने दिया? चाइनीज बैंकों ने दिया। और वेस्टर्न वर्ल्ड ने यहां से 10 पैसे की चीज को $1 में अपनी कंट्री में जाकर बेचा। पैसे किसने कमाए? वेस्टर्न वर्ल्ड ने। ये तो लेबर का काम करते रहे। तो आज जाकर इनको समझ आया है कि हमें तो पप्पू बनाया गया है, अब हम दोबारा से पप्पू बनने वाले नहीं हैं। अब इनको यहां से अपनी कंट्री से भगाने का टाइम आ गया है। अब हमारी कंसंट्रेशन है हाई एंड इंडस्ट्रीज के ऊपर ही, हम सिर्फ काम करेंगे, हमें दूसरी इंडस्ट्रीज की जरूरत नहीं है। जो छोटी मोटी, जिसको हम इंडस्ट्रीज बोलते हैं, जो कंजम्पशन के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। अब ऐसा क्यों है? पहले आपको एक मुद्दा जो है, जो गवर्नमेंट सोच रही है, उसके ऊपर थोड़ी डिटेल में बात करनी जरूरी है। उनको यह लगता है कि जैसे ही वर्ल्ड में रिसेशन आया तो जो बेसिक कंजम्पशन की चीजें हैं वो यूज होनी कम हो गई। कोविड में भी देखा कि हमने कोई नई चीज खरीदी नहीं, ना कोई नए कपड़े खरीदे। ये वाली शर्ट मैं आपकी 100 बार देख चुका हूं, क्योंकि आपने नई शर्ट नहीं खरीदी है कोविड के बाद। तो मेरा भी यही हाल है। तो यानी कि हमने अब पुरानी जो चीजें हमारे पास हैं उसी को यूज करके अपनी जिंदगी को चलाना शुरू कर दिया। नए सूट हम खरीदते नहीं है, पजामे और शर्ट डालने की आदत पड़ गई है। पहले कभी भी हम लोअर्स को, जिसको हम ट्रैक सूट बोलते हैं, उसको डालकर मार्केट में नहीं जाते थे। अभी आपको आधी से ज्यादा पॉपुलेशन लोअर्स डालकर मार्केट में घूमती हुई दिखाई देती है। यानी कि हमारा लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया। इसी चक्कर में जो कंजम्पशन है वो कम हो गई हैं, यहाँ पे फैक्ट्रीज बंद होती दिखाई देती हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी कंजम्पशन कम नहीं हुई है, वो है फ्यूचरिस्टिक चीजें। जैसे बोलते हैं कि जरूरत की चीजें, अब हमारी जरूरतें कपड़े उतने नहीं रहे। कपड़ा रोटी, कपड़ा मकान से ऊपर निकल गई दुनिया। अभी हर एक आदमी को, गरीब से गरीब आदमी होगा, उसको भी लैपटॉप चाहिए बच्चों के लिए, उसे मोबाइल चाहिए, उसे लेटेस्ट गैजेट्स चाहिए। अब दुनिया इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ जाती जा रही है। तो दुनिया जिस चीज की तरफ जा रही है उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट चाइना करना चाहता है। अपनी कंट्री को एक बड़ी ही निश कंट्री बनाने की कोशिश है। इसीलिए ये एफडीएज है, ये बाहर जा रही है। और भी कई पॉलिटिकल मुद्दे हैं जिसके कारण ये एफडीए बाहर जा रहा है। एक, चाइना के कारण ये फॉरेन कंपनीज अपने पैसे वापस लेके जा रही हैं। दूसरा, चाइना ने अपनी कंपनीज को बोलना शुरू कर दिया कि हमारी कंट्री में, यानी कि चाइना के अंदर ऑलरेडी जो इंडस्ट्री है बहुत बड़े स्केल पर है, अब हमें यहाँ पर और इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। आप यहाँ से पैसा लेकर दूसरे कंट्रीज में जाइए, वहां की जो मार्केट है उसे कैप्चर कीजिए। जैसे अफ्रीका की मार्केट को कैप्चर करना है तो इन्होंने सऊदी अरेबिया में अपनी फैक्ट्री लगा दी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की।
थाईलैंड में लगा दिया पूरा साउथ एशिया को कवर करने के लिए। भारत में इनकी ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है, यूरोप में फैक्ट्रियां लग रही हैं, अब इन्होंने अमेरिका में भी अपनी फैक्ट्रियां लगानी शुरू कर दी। वो पैसा सारा मार्केट से निकलकर दूसरे कंट्रीज में एस्टेब्लिश करने के लिए काम में आ रहा है। इसलिए आपको जो एफडीआई है, वैसे ही हाल है जैसे अमेरिका पहले दुनिया में जाकर अपनी फैक्ट्रीज लगाता था। पहले ब्रिटिश भी ऐसे करते रहे, जापानीज ऐसे करते रहे। अब वो कंट्रीज में बैठकर पैसे बनाते हैं और अपनी कंट्री में पैसे वापस भेजते हैं। तो चाइना ने वो रिवर्स इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी कि अब हमारी कंट्री डेवलप हो चुकी है, अब यहां से पैसा निकालकर हम दूसरे कंट्रीज में लगाकर उस कंट्रीज को टेक ओवर करना शुरू करें, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसी के ऊपर काम चल रहा है और ये 2-3 साल की एक प्लानिंग है जिसके ऊपर काम चल रहा है। इसलिए जो अगर ये नेगेटिव डेटा आ रहा है आज की डेट में फ्रॉम द चाइनीज स्टॉक मार्केट, ये कोई हैरानी की बात नहीं है। दिस इज अकॉर्डिंग टू देयर प्लान। सेकेंडली, आपने बोला कि भाई यहाँ पर डाटा आना बंद हो गया है। जब हमारे भी कभी स्कूल के अंदर मार्क्स कम आते थे तो हम रिपोर्ट कार्ड अपने माँ बाप को नहीं दिखाते थे। तो आज जब डाटा कम है, मार्केट का डाटा दिखाने लायक ही नहीं है, मुंह काला हो, तो आप रिपोर्ट कार्ड कैसे दिखाएंगे? तो रिपोर्ट कार्ड को ही फाड़ के फेंक दिया कि ये सिर्फ क्वार्टर में एक बार न्यूज आएगी कि भी हमारी स्टॉक मार्केट कैसे चल रही है। स्टॉक मार्केट डाउन है, इसका भी मैं रीजन बताता हूँ कि सेंटिमेंट्स ही डाउन है। पहली बात तो ये है, पूरी जो जिसको बिजनेस कम्युनिटी बोलते हैं कंट्री की, उसके सेंटिमेंट्स डाउन है। उन्हें फ्यूचर नहीं दिखता कि जो अगर जो आदमी पहले बाल्टी बनाता था, आज उसको बोले कि तुम इलेक्ट्रॉनिक बाल्टी बनाओ, वो कैसे बनाएगा? उसे पता नहीं है कि इसको मैं इलेक्ट्रॉनिक बाल्टी कैसे बना सकता हूँ। व्हाट इज द न्यू टेक्नोलॉजी आई कैन ब्रिंग इन अ बाल्टी? मैं एक क्रूड एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई प्लास्टिक का प्रोडक्ट बना रहा है, उसे आप बोलिए कि आप टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दीजिए, वो नहीं कर सकता। इसलिए जो सेंटिमेंट्स हैं डाउन द लाइन, जिसको हम नॉर्मल पब्लिक बोलते हैं, उसके डाउन है कि हाउ विल वी अपग्रेड आवरसेल्व्स। जो बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने अपने आप को अपग्रेड कर लिया, वो पैसे बना रही हैं, लेकिन जो छोटा तबका है जिसको हम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बोलते हैं, उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, ना ही उनकी हैसियत है अपग्रेड करने की। इसलिए सेंटीमेंट डाउन है। इसलिए ये सारा कुछ जो देख रहे हैं उसी का नतीजा है। वर्ल्ड बैंक की अभी जो डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मैडम, उनका इंटरव्यू देख रहा था, इंडियन ही है वो मैडम, है ना। उनका इंटरव्यू देख रहा था तो उन्होंने एक वर्ड यूज किया था, मिडिल इनकम ट्रैप। मिडिल इनकम ट्रैप यही होता है जो दिख रहा है, यानी कि आपकी इंडस्ट्रीज बंद हो रहे हैं, गांवों से लोगों का आना बंद हो गया है, चीप लेबर महंगी हो रही है और अब आप उतने प्रोडक्टिव नहीं रह गए। क्या इस मिडिल इनकम ट्रैप को क्या चाइना दूसरे एंगल से बोल रहा है? गीता गोपीनाथ का जो बोला था कि इंडिया मिडिल इनकम ट्रैप में फंस सकता है, तो उसका वो 2047 तक डेवलप कंट्री नहीं बन पाएगा अगर फंसा तो, ऐसा उन्होंने बोला। उस जवाब को वो डॉज कर गई थी इनफैक्ट। लेकिन क्या यही तो मिडिल इनकम ट्रैप है जिसमें जाकर के हर इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी फंसती है कि हम हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं? क्यों? क्योंकि हम वो हाई एंड सामान बनाएंगे। अनदर वर्ड फॉर मिडिल इनकम ट्रैप। ओके, लेट अस गो बैक टू 25-30 इयर्स बैक। रोहित भाई, तब चाइना की ये हालत थी कि 2 टाइम का खाना इनको नहीं मिलता था, अनस्किल्ड लेबर थी पूरे कंट्री के अंदर। तो चाइना ने क्या किया, इन्होंने इनवाइट किया पूरे दुनिया की फैक्ट्रीज को, आप आइए यहाँ पर फैक्ट्री लगाइए, हमारे लोगों को ट्रेन कीजिए, हम आपको चीप लेबर देते हैं, आप यहीं पर सामान बनाइए और पूरे दुनिया को आप एक्सपोर्ट कीजिए। आपको सस्ती जगह चाहिए, हम देने को तैयार हैं। आपको सस्ती बिजली चाहिए, हम देने को तैयार हैं। लेबर तो हमारे पास अबंडेंट है। तो दुनिया ने यहाँ पर आकर फैक्ट्रीज लगानी शुरू करी और यहाँ पर जो लेबर है उसे अपग्रेड करना शुरू किया, उनको स्किल्स देनी शुरू करी। इसी जर्नी से आज चाइना जो इतना पावरफुल बना है, इस पॉलिसी से बना है, लोगों के पैसों से। अब चाइना ने दोबारा क्या कर दिया, लेट अस प्रिज्यूम कि हमारी कंट्री 25-30 साल पहले जहां पर थी आज वहीं पर खड़ी है। इंडस्ट्री है नहीं, मिडिल क्लास बिल्कुल कोई नया स्किल नहीं है उनके पास, लेबर के पास स्किल्स नहीं है। अब इन्होंने दोबारा से इनवाइट करना शुरू कर दिया उन टेक्नोलॉजी कंपनीज को जो दुनिया के अंदर हैं कि आप चाइना में आइए, आपको कितनी जगह चाहिए। टेस्ला ने 1000 एकड़ मांगी, इन्होंने 10,000 एकड़ दे दी। इंटेल ने जगह मांगी, उसे प्राइम प्रॉपर्टी दी गई है हजारों एकड़ों में कि आप अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेंटर चाइना में बनाइए। लेबर आपको सस्ती मिलेगी, इन्हें ट्रेनिंग आप दीजिए। इन्फोसिस जैसी कंपनी जो भारत की हैं, उन्होंने अपने आईटी के बहुत बड़े सेंटर्स चाइना में बना दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर
चीप लेबर उन्हें मिलती है, कोई बड़ी कंपनी क्यों नहीं जाएगी? यानी कि 25-30 साल पहले जिस फॉर्मूले पे चाइना खड़ा हुआ था, आज दोबारा से उन्होंने उसी फॉर्मूले पे काम करना शुरू कर दिया। फॉरेन के जो ये बड़ी कंपनीज हैं, वो आकर यहाँ पर लेबर को ट्रेन करेंगी, उन्हें अपग्रेड करेंगी, यहाँ पर फैक्ट्रियां लगाएंगी, R&D सेंटर्स बनाएंगी और इसी काम के लिए अगले 5-10 साल निकल जाएंगे। कंट्री अपग्रेड हो जाएगी एंड दैट इज व्हाट चाइना इज थिंकिंग कि ये अचीव कर लेंगे। कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो वक्त बताएगा, बट इन्हें लगता है कि पहले भी हमने पूरी दुनिया को मामू बनाया था और हम यहाँ तक पहुंच गए। अब हो सकता है कि हमारा ये वाला पैंतरा दोबारा से चल जाए। उस वक्त तो हमारे पास कुछ देने के लिए भी था नहीं, एक्सेप्ट फ्री लैंड एंड चीप लेबर। अब तो हमारे पास तरक्की भी है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब दिखाने के लिए भी है कि हाउ डेवलप्ड द कंट्री इज। इनको लगता है कि हमारा फॉर्मूला पहले काम कर गया, इस बार बिल्कुल ही अच्छी तरह से काम करेगा और कहीं ना कहीं काम आ भी रहा है। टेस्ला ने ऑलरेडी यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री यहाँ पे लगा दी। उसकी फैक्ट्री को देखकर चाइनीज 200 ब्रांड खड़े हो गए जो आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पूरी दुनिया में बना रहे हैं। मोबाइल कंपनीज हैं, इन्होंने पहले आईफोन और सैमसंग के मोबाइल बनाने शुरू करे। आज इनके पास अपने खुद के 50 से लेकर 100 ब्रांड हैं जो आईफोन और सैमसंग को मात देते हैं। मात देने का लेवल ये है रोहित भाई, कई बार सुनने में अजीब लगता है। आईफोन जिसको इन्होंने बनाकर कॉपी किया 2 हफ्ते पहले, जो सीईओ है आईफोन का, एप्पल का, वो चाइना में आकर उसने हुआवे की जो रिसर्च एंड सेंटर है उसको जाकर देखने गया वो कि ये हमारे से बेटर मोबाइल कैसे बना रहे हैं और वहां से पार्ट्स को सोर्सिंग करने की बात करी है। यानी कि जिसको आप कॉपी कर रहे थे आज उसको ही आपने बीट कर दिया उसी की गेम में। तो ये चाइना का स्टाइल शुरू से रहा है। अब चाइना नेक्स्ट लेवल की बात करता है, अब वो पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता। दे आर लुकिंग एट रीसेटिंग द होल कंट्री इनटू समथिंग ब्यूटीफुल, समथिंग अपग्रेडेड, और उसके ऊपर काम चल रहा है। यहाँ पर जितने इंस्टीट्यूट इन्होंने खड़े कर दिए पिछले 4-5 सालों में, हर एक बच्चे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यहाँ पे नॉलेज दी जा रही है। जो यूनिवर्सिटी के, जो कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं, वो रोबोटिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी तो जिसको बोलते हैं दुनिया भी सोच रही है, इन्होंने काम करना शुरू भी कर दिया। चैट जीपीटी को इन्होंने बीट करना शुरू कर दिया है। चैट जीपीटी जो उनका प्रीमियम वर्जन है वो पेड है, चाइना ने फ्री देना शुरू कर दिया। अलीबाबा है, टेंसेंट है, इन्होंने ये सारे एप्स निकाल भी दिए। बाइडू है, उन्होंने निकाल दिए। तो कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि चाइना जिस राह के ऊपर सोच रहा है अपने कंट्री को आगे लेके जाने के लिए, उसके ऊपर काम भी कर रहा है। और ये हमेशा ही बात करते हैं, अमेरिका ने दुनिया को डोमिनेट किया अपनी इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजीज के बेसिस के ऊपर। अब इसी 2 चीजों के ऊपर हम भी दुनिया के ऊपर राज करेंगे एंड दे आर वर्किंग वेरी फास्ट ऑन दैट। ठीक है, बड़ी कंपनीज, बड़ी टेक्नोलॉजी ये सपोर्ट करती है, नो डाउट, लेकिन बैकबोन किसी भी कंट्री की होती है एमएसएमई, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो वो माइक्रो एक बैकबोन क्यों होती है? क्योंकि सबसे ज्यादा रोजगार यही देती है और सबसे ज्यादा रोजगार देने के साथ सबसे ज्यादा प्रॉफिट बिल्डिंग यही होता है। बड़ी कंपनीज यानी कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये कभी भी अमेरिका को 30 ट्रिलियन नहीं बना सकते। ये अमेरिका को घुमा फिरा के बनाएंगे तो 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन, बाकी सारा वो एमएसएमई से आता है। चाइना की एमएसएमई डूबती दिख रही है कि नहीं? रोहित भाई, जो पुरानी इंडस्ट्रीज हैं वो काफी इंडस्ट्रीज है जो हम कहते हैं, हमेशा बोलते हैं, मैं खुद जैन हूं, जैन कम्युनिटी में बोला जाता है कि जो अपने पैसों पे खेलेगा वही लॉन्ग टर्म में सरवाइव करेगा, जो उधार के पैसे पे काम करेगा वो आज डूबा ही कि कल डूबा। तो जो लोग अपने पैसे पे काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को टाइम के साथ अपग्रेड किया है, नई मार्केट्स को ढूंढा है, वो सारे सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया, जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट थे, वो खत्म होते जा रहे हैं। तो आपकी बात सही है, एमएसएमई जो है वो कंट्री की बैकबोन होती है। लेकिन क्या एमएसएमई हमेशा इंडिपेंडेंटली काम करती है या बड़ी कंपनीज के साथ मिलकर काम करती है? ज्यादातर आपको दिखेगा जो एसएमई होती है वो हमेशा ही जो बड़ी कंपनीज है उसके लिए ऑक्सिलरी यूनिट्स का काम करती है, पार्ट्स बना के देंगी, उनको सपोर्ट करेंगी, और बड़े कंपनीज माल बनाकर आगे प्रॉफिट्स के ऊपर बेचते हैं उसको। तो जो नई इंडस्ट्रीज यहाँ पर आ रही हैं, जो चाइना उसके ऊपर काम कर रहा है, उसको सप्लाई करने के लिए आपको नई एसएमई चाहिए, या जो पुरानी एसएमई है या एमएसएमई है वो उनको पार्ट्स नए तरीके से, नई टेक्नोलॉजी को यूज करके उनको सप्लाई करेंगे। तो पूरा एक रीसेट है कंट्री का, एक शिफ्ट जारी है एक डायरेक्शन में। उसको अगर चेंज करना है उसको टाइम लगता है, लंबा घेरा चाहिए। चाइना उसी के ऊपर काम कर रहा है। पुराने जो इंडस्ट्रियल जितने भी सेंटर्स हैं उन्हें चेंज किया जा रहा है, उनके अंदर नई टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, एंड इट टेक्स टाइम। क्या जो सारे के सारे लोग हैं वो अपने आप को अपग्रेड कर पाएंगे? जो नहीं करेगा, इट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट।
जो अपने आप को देखिए, टाइम के हिसाब से मैनेज नहीं करेगा वो खत्म हो जाएगा। एमएसएमई सपोर्ट करती है बड़ों को, मैं मानता हूँ। बहुत सारी एमएसएमई सपोर्ट नहीं भी करती है, बहुत सारी करती है, ये बात मैंने दोनों मान ली। ये बात कि एमएसएमई अगर अब बड़ी हो है, एमएसएमई ही नहीं रहेगी तो बड़ी कहां चलेगी? एमएसएमई अभी जो पता लग रहा है कि फॉरेन इनफ्लोज आउटफ्लोज है, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो बाहर निकल रहा है। इसका मतलब छोटी छोटी कंपनीज तो बाहर जा रही हैं, बड़ी की बात छोड़ दे तो हाँ, ठीक है, वो काम कर रहे होंगे, चैट जीपीटी फ्री दे रहे होंगे, लेकिन इकोनॉमी कहीं ना कहीं डूबती दिख रही है। और अगर एक नया एक्सपेरिमेंट ला रहा है चाइना, ये एक्सपेरिमेंट कोलैप्स हुआ तो पूरी इकोनॉमी कोलैप्स नहीं हो जाएगी कहीं? देखिए, जब आपके पास एक डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, चाइना को मालूम है कि उनकी आज की डेट में सिचुएशन ऐसी है कि बिजनेसेस डाउन जा रहे हैं। बिजनेस डाउन रीजन ये है कि जो कंजम्पशन की मार्केट थी जिसे चाइना केटर करता था, वो सारी की सारी रिसेशन के अंदर है। यूरोप है, अमेरिका है, वहां पे उनके माल नहीं बिक रहे। तो इन्होंने जो इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाई थी वो तो दुनिया की फैक्ट्री बनने के लिए था। अब जब ऑर्डर्स ही नहीं है तो क्या किया जाए? कंजम्पशन कम हो गई है पोस्ट कोविड। आपने देखा कि हमारी जो खुद की जो कंजम्पशन है वो कम हो गई है, इसलिए यहाँ पर बुरी हालत है एंड दे नो इट कि ये एक ऐसी बंद गली में फंसे हुए हैं, वहां से निकलने के लिए एक नया रास्ता निकालना पड़ेगा। इसलिए जो वहां पर बंद गली के आसपास जो घर थे उन्हें तोड़ा जा रहा है, वहां से एक नया रास्ता निकालने की कोशिश है। बट दिस इज व्हाट हिट एंड ट्रायल इज ऑल अबाउट। आप एंटिसिपेशन के ऊपर ही एक कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं, तभी कंट्रीज को आप आगे लेकर जाते हैं। कई बार वो ठीक बैठ जाती हैं, कई बार ठीक नहीं भी बैठती, बट दिस इज हाउ इट इज। बिजनेसेस हमेशा ही रिस्क एंड रिवॉर्ड को साथ में देख देख कर ही आप हमेशा बिजनेस को करते हैं। कभी भी किसी चीज की एश्योरिटी नहीं होती है। तो चाइना उसी एश्योरिटी के ऊपर काम कर रहा है कि अमेरिका ने पिछले 100 साल जो दादागिरी पूरे दुनिया में करी है वो अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी कंपनीज के बेसिस पे करी है। अब हम भी यही काम करेंगे। मैं आज आपसे पूछता हूं, क्या भारत इसी के ऊपर काम नहीं कर रहा? क्या हमारे जो बड़े 5-10 बिजनेस हाउसेज हैं, क्या वो भारत को की जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे? क्या उन्हें एसएमएमईज जो एमएसएमईज हैं उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही? क्या भारत में भी जो कुछ कंपनीज होती हैं वो कंट्री को स्टीयर अप करती हैं आगे लेके जाने के लिए, बाकी पूरी कंट्री साथ में चलती है? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट चाइना इज डूइंग ऑल्सो। पहले चाइना में बड़े बड़े घर नहीं थे, वो हमेशा छोटी छोटी कंपनीज थी जिन्होंने पूरी इकोनॉमी को सपोर्ट किया। वो जो छोटी कंपनीज थी वो बड़ी फॉरेन कंपनीज को सपोर्ट करती हुई दिखाई देती थी। अभी वो जो रोल है फॉरेन कंपनीज का उसे चाइनीज कंपनीज ने टेक ओवर कर लिया, और ये छोटी कंपनीज अपने आप को अपग्रेड करके अब वो चाइनीज कंपनी को कैटर करेंगी, जिसके साथ चाइना सोचता है कि अब वो अपने एमएसएमई को भी अपग्रेड करेंगे, कंट्री को भी अपग्रेड करेंगे, टेक्नोलॉजी में और बिजनेस में ये दुनिया में अब दबदबा बनाने की ये बात बोलते हैं। क्या ये इनका पैंतरा चलेगा नहीं चलेगा ये वक्त बताएगा। इसके ऊपर हम आज बात नहीं कर सकते, लेकिन जितना एग्रेसिवली चाइना इसके ऊपर काम कर रहा है, मैं आपको एक ही बात बोल सकता हूं, चाइना ने हमेशा कॉपी वाला काम किया है। अब चाइना कॉपी वाली गेम प्लस आर&डी दोनों के ऊपर काम कर रहा है एंड बहुत एग्रेसिवली ये काम करते जा रहे हैं। क्या इसके अंदर सफलता मिलेगी? एट द मोमेंट इन्हें सफलता मिलती जा रही है। इनकी जो टेक्नोलॉजीज हैं दे आर बिकमिंग बेटर एंड बेटर। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं बिकॉज मैं चाइना में बैठा हूं। मैं कॉर्पोरेट का कंसल्टेंट हूं, मुझे कोई चीज ठीक लगती है तो मैं ठीक ही बोलूंगा, गलत होती है तो मैं शी जिनपिंग को भी गाली निकालता हूं अपने वीडियोस के अंदर। ऐसा नहीं है कोई और हिम्मत करके दिखाए कि चाइना में बैठकर शी जिनपिंग को गाली निकाल के दिखाए, उसकी किडनी निकाल लेंगे। बट मैं हिम्मत दिखाता हूं, दैट मीन्स कि आई ऑलवेज रिमेन न्यूट्रल। जो सही है वो सही है। मैं पहले बोल रहा हूं, इकोनॉमी डाउन है आज की डेट में, इसको बाहर निकलने के लिए पॉलिसीज बनाई जा रही है, उसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। क्या वो सफल होगा ये वक्त बताएगा। आज इसके ऊपर मैं ये बोल सकता हूं कि दे आर मूविंग अहेड वेरी फास्ट एंड वेरी एग्रेसिवली। राइट। एक चीज के सारी इकोनॉमी कभी भी बड़ी कंपनी से नहीं चलती है। आप मोबाइल फोन बात कर सकते हो, टीवी बात कर सकते हो, कार बात कर सकते हो, एक कुर्सी भी बनती है, कोई बड़ी कंपनी नहीं बनाती। एक पॉटरी, एक चाय का प्याला, ग्लास, ये ज्यादा खरीदा जाता है। मैं मोबाइल तो साल में 2 साल में 3 साल में एक बार खरीदता हूं, लेकिन ग्लासेस, सिगरेट लाइटर्स 10 रुपए का एक आ रहा है, चाइना से ही आ रहा है डायरेक्ट। ये एक बड़ी इनकम है चाइना की, क्योंकि वो बनाते हैं उसे 1 रुपए 2 रुपए में, यहाँ पर आते थे 10 रुपए में, सब कमाते हैं उसमें से। ये भी एक बड़ी इनकम है। अगर यही इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं तो कितनी रोबस्ट रह पाएगी इकोनॉमी? क्या ये अपने आप को 19 ट्रिलियन ओवर एग्जैजरेशन सब बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, सब बोल रहे हैं, क्या ये अपने आप को 19 ट्रिलियन पे सस्टेन कर पाएंगे?
रोहित भाई, पहली बात ये है, जब भी कभी हवा चेंज होती है, सभी बंद नहीं होते। हमेशा जो मैं पहले बोला है, जो अपने पैसे पे खेल रहा है, जो इनोवेशंस कर रहा है, जो अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, वो सर्वाइव करेगा। ये तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है आज की डेट में। जो छोटे-मोटे लोग हैं, जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, नई मार्केट्स नहीं ढूँढी, वो खत्म हो जाएँगे। क्या आपको लगता है कि जो लाइटर भारत में आ रहा है, उसी क्वालिटी का लाइटर अमेरिका, यूरोप में भी जा रहा है? वहाँ पर वो 2 या $3 का बिकेगा, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी ही डिफरेंट है। मैंने उसके ऊपर काम किया है, तभी बता रहा हूँ कि भारत में हमेशा ही जो सबसे घटिया से घटिया, छोटी से छोटी कंपनी जो सामान बनाती है, वही माल भारत में आता है, क्योंकि हमारे ट्रेडर्स हमेशा बोलते हैं कि भारत में सिर्फ सस्ता माल चाहिए। वही सस्ता माल अफ्रीका में भी जाता है, लेकिन वो सस्ता माल आपको मिडल ईस्ट में, यूरोप में, अमेरिका में नहीं दिखता, क्योंकि वहाँ पर हाई क्वालिटी माल जाता है। तो चाइना के पास तीनों तरह की क्वालिटी है, लोअर क्वालिटी, मिडल क्वालिटी एंड हायर क्वालिटी। तीनों की मार्केट्स उसकी सेट हैं। तो जो यहाँ पे कंपनीज काम कर रही हैं, जो तो अपने आप को अपग्रेड करती जा रही हैं, बेटर माल बना रही हैं, लेटेस्ट चीजें बना रही हैं, वो सर्वाइव भी कर रही हैं। और ऐसा नहीं है कि सारी की सारी एमएसएमई जो है वो खत्म हो गई है। बहुत बड़े लेवल पर अभी भी काम चल रहा है, लेकिन कई लेवल पर, जिसको बोलते हैं कि 25-30% कंपनियां यहाँ पर बंद भी हो चुकी हैं, जो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाई। और कोविड की जो 3 साल की मार थी, जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन थे, उसमें कई कंपनीज की, जिसको बोलते हैं जिनके अंदर एक हैंड टू माउथ जो कंपनीज होती हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाई, वो बंद हो गई हैं। और अब गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट भी दिया नहीं उनको, कि आपको अगर करना है नए सिरे से काम शुरू कीजिए, एंड वी आर रेडी टू सपोर्ट यू ओनली इफ यू आर वर्किंग इन हाई एंड इंडस्ट्रीज। यानी कि आप एक्सिलरी जो यूनिट्स हैं वो लगाइए इलेक्ट्रॉनिक्स के, और बड़ी यूनिट्स को सप्लाई करना शुरू कर दीजिए, वी विल स्टैंड विद यू। अदरवाइज कोई सपोर्ट नहीं है। तो देखिए, जब हवा चलती है, तो जो सूखे पत्ते होते हैं वो गिरते हैं, तो उसके बाद ही नए पत्ते आते हैं। मैं इस तरह ही लॉ ऑफ नेचर को देखता हूँ। और चाइना के अंदर वो रीसेटिंग का काम चल रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, क्या ये जो नया मूव है, वो चाइना को आगे लेके जाएगा या नीचे लेके जाएगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। राइट, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, 30 से 40% एमएसएमई, यानी कि 30 से 40% इंडस्ट्रीज चाइना में बंद हो चुके हैं। ये दोबारा वापस आएंगी, रिवाइव हो पाएंगी, गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर पाएगी, बड़ा मुश्किल है कहना। लेकिन हाँ, ये बाहर जा रही हैं, ये बाहर जा रही हैं वियतनाम, ये बाहर जा रही है लाओस, ये बाहर जा रही है इंडोनेशिया, ये बाहर जा रही है मलेशिया, और कुछ बाहर आ रही है इंडिया। तो ये के आउटफ्लोज जो हैं बहुत सॉलिड है। चाइना अपनी इकोनॉमी को कैसे संभाल पाएगा, ये अभी टाइम ही बताएगा। अभी के लिए जैन साहब, बहुत अच्छा डिस्कशन। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।